Hello everyone, let's study together again a bit more about Newton's laws of motion. Dear students, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाई की थी और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें आइडिया दिया था क्वांटिटेटिव व्यू ऑफ फोर्स कि किसी भी मोमेंटम को चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था कि एफ वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम and delta p, as we know that delta p is final momentum minus initial momentum. Dear students, अगर हम बात करें हम लोगों को यहाँ पर वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ से जो रिजल्ट आया था सेकेंड लॉ का, that is f equals to m into a. Now on the basis of these three equations we are going to solve numericals problem. तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें हम लोगों ने इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स करने हैं और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल टुडे। तो हम लोगों ने बोला लेट अस सपोज मान लेते हैं कि एक बॉलर ने हैविंग अ बॉल ऑफ मास m और इस डायरेक्शन में फेंकी विद सम वेलोसिटी, लेट्स से u. दिस इज योर बॉलर और यहां पे कोई बैट्समैन खड़ा हुआ है। दिस इज योर बैट्समैन और बोला गया कि बैट्समैन ने उसको रिबाउंस बैक किया विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी। तो हुआ क्या, बैट्समैन ने इसको इसी डायरेक्शन में फेंका विद सेम वेलोसिटी एज बॉलर ने जो फेंकी थी और बॉल का मास विल रिमेन सेम। तो वो कह रहे कि कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। तो एज वी नो हमने क्या देखा कि बॉलर ने जो बॉल फेंकी तो उस बॉल के पास भी मोमेंटम था m इनिशियल वेलोसिटी u, तो p इनिशियल कितना था उसके पास m इंटू यू। बैट्समैन ने जब उसको रिबाउंस बैक किया इन द सेम डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो उसके पास फाइनल मोमेंटम भी यही था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इज देयर एनी चेंज इन मोमेंटम, हमने देखा मैग्नीट्यूड तो सेम है बट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी में इधर चेंज इन मैग्नीट्यूड और चेंज इन डायरेक्शन पूरी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, तो हमें वही चेंज कैलकुलेट करना है। तो एज वी नो डेट डेल्टा पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा पी इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। लेट अस सपोज इस वाली डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लूँ तो ये वाली डायरेक्शन मेरे लिए क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो हमें इनको वेक्टोरियली ऐड करना है, P फाइनल P इनिशियल MU, P फाइनल MU विद साइन। तो व्हाट वी गेट माइनस MU माइनस प्लस MU, तो व्हाट वी गेट माइनस 2MU। ये स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो हाँ देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम, हाउ मच 2MU। वाओ, व्हाट दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, वो ये कहता है कि जो भी आपके पास चेंज इन मोमेंटम हुआ है ना, दिस टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ चेंज, और डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या हुआ है, लेफ्ट में जा रहा है वो चेंज। यानी अगर मोमेंटम चेंज हुआ है तो आपको बहुत जबरदस्त फोर्स लगाया होगा। अगर मैं बात करूं हाउ मच फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट्समैन, तो बैट्समैन के लिए फोर्स का फॉर्मूला एज वी नो दैट फोर्स दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। दिस इज डेल्टा पी minus 2MU by delta t. This is the force exerted by the batsman on the ball. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की यही ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा वेक्टोरियली ऐड करें और वेक्टोरियली ऐड करते हुए हम लोगों को क्या एनालाइज करना है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप लोगों को पॉजिटिव कंसीडर कर लेना है। अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो एज इट इज पॉजिटिव रहेगा, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो हम लोगों को उसको विद साइन पुट करना है फॉर्मूले में और वी कैन इजीली गेट द आंसर। अगर इसी का हम सेकंड पार्ट करें
तो इसी में बोला गया सेम क्वेश्चन बट थोड़ा सा चेंज कर दिया कि अब की बारी क्या किया, हम लोगों ने यहां पर एक वॉल खड़ी की है। दिस इज वॉल, यहां पर एक बॉल है, इस बॉल का मास m है, हैविंग सम वेलोसिटी u, और जब इस बॉल पे हम लोगों ने इसको हिट किया तो ये बॉल इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल डायरेक्शन से 120 डिग्री पर टिल्ट होकर निकल गई। इनिशियल, आफ्टर रिबाउंड्स बॉल makes an angle of 120 degree with the initial direction without changing the magnitude of speed, magnitude of velocity। अगेन बोल रहा है कैलकुलेट दी चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन ये था, एक बॉल है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी है u, हम लोगों ने बॉल पे हिट किया, तो यहाँ पे हिट होने के बाद वो इनिशियल डायरेक्शन से 120 डिग्री पर डेविएट हो गई, और डेविएट होने के बाद उसकी वेलोसिटी अभी भी वही रही है जो इनिशियल वेलोसिटी थी। वो कहते हैं कैलकुलेट दी चेंज इन मोमेंटम। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या एनालाइज किया, लेट अस सपोज हमारे पास वही बॉल, ये हमारे पास बॉल having mass m moving with some velocity u, let's say this is our initial direction। अब उन्होंने बोला है इस इनिशियल डायरेक्शन से 120 डिग्री पर मारा है उन्होंने फेंक के। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ड्रॉ करें, एक 120 डिग्री ये भी हो सकता है इसके साथ, एक 120 डिग्री ये भी हो सकता है इसके साथ, और एक 120 डिग्री ये भी हो सकता है इसके साथ, है ना। और अगर हम बात करें, एक 120 डिग्री ये भी हो सकता है इसके साथ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर हम बात करें इनमें से कौन कौन से वेक्टर्स, कौन कौन से एंगल ठीक रहेंगे हमारे लिए, कौन कौन से नहीं, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा वेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। वेक्टर्स हम लोगों को ये कहता है कि अगर हम फ्री वेक्टर्स के बारे में बात करें तो हम फ्री वेक्टर को कहीं पर भी उठा के लेके जा सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, नीदर वी आर गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। और किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को दोनों की इनिशियल या तो टिप या टेल एक साथ कंबाइंड होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें इनिशियल वेक्टर ये रहा आपके पास, तो इनिशियल वेक्टर तो ये रहा मेरे पास। अगर मैं इस वेक्टर को बनाऊं तो दिस इज द टिप, ये एंगल तो 120 डिग्री नहीं बना, तो ये वाला तो नहीं है पॉसिबल। सेकंड वाले के संग अगर मैं देखूं, फोर्थ वाले के संग, तो फोर्थ वाला भी ये बना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द एंगल, तो ये भी नहीं है हमारे पास। अब बात करते हैं हम सेकंड और थर्ड। हाँ, सेकंड और थर्ड इज द राइट आंसर, क्योंकि एज वी नो डेट सेकंड वाला ये बनाएगा 120 डिग्री एंगल और थर्ड वाला भी यही बना रहा है 120 डिग्री एंगल। तो हम लोगों को कोई डायरेक्शन एज इट इज स्पेसिफाई नहीं की गई कि वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इधर यू कैन टेक दिस वाला एंड इधर यू कैन टेक दिस वाला आंसर, दोनों से ये आंसर ठीक निकलने वाला है हम लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने क्या बोला, इनिशियल वेक्टर हमारे पास ये था और इसके संग 120 डिग्री का एंगल बनाया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके पास मोमेंटम mu है, लेट्स से p इनिशियल, तो इसके पास भी p फाइनल mu ही है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो जितनी लेंथ ये बनाएंगे उतनी ही लेंथ ये बनाएंगे। और ये एंगल हमारे पास कितना गिवन है, 120 डिग्री।
लेकिन हमें क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या कहता है, चेंज इन मोमेंटम इज पी एफ माइनस पी आई। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, पी एफ वेक्टर प्लस माइनस पी आई वेक्टर एंड दिस इज योर पी आई वेक्टर, तो एज वी नो डेट दिस इज योर पी आई वेक्टर, तो इसका नेगेटिव कहाँ जाएगा, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों को 180 डिग्री पर रोटेट करा देना है। नाउ दिस इज माई नेगेटिव ऑफ पी आई वेक्टर, ठीक है। इफ दिस इज 120 डिग्री एंगल तो दिस इज 60 डिग्री एंगल। अगर हमें बात करनी है इनकी एडिशन के लिए, तो इनके एडिशन के लिए अगर हम सिंपल यहाँ पे पैरेललोग्राम लो बनाए तो दिस विल गिव्स यू डेल्टा पी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा पी, डेल्टा पी इज अंडर रूट ऑफ P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री। तो P1 as we know that P initial this is equals to P final this is equals to P, मैग्नीट्यूड सेम है तो ये P का स्क्वायर ये भी P का स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60, एंड as we know that cos 60 is 1/2, तो cos 60 is 1/2, तो what we get P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर बाई 2, 2 ने 2 को कैंसिल आउट किया तो व्हाट वी गेट 3P स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस कम्स आउट टू बी रूट 3P, एंड व्हाट इज P, P इज योर MU, तो MU रूट 3। नाउ दिस इज आवर चेंज इन मोमेंटम, है ना। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, हम इसको विदाउट नेगेटिव साइन भी, मतलब अगर हम इसको रोटेट ना करें तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में पढ़ाया था कि हमेशा ही इनके दोनों हेड वेक्टर हेड को ज्वाइन करेंगे। अब बात है कि एरो ऊपर की डायरेक्शन में लगे या नीचे की डायरेक्शन में, तो आंसर ये था कि जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एरो हमेशा उसकी तरफ पॉइंट आउट होगा। तो P2 में से P फाइनल में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एरो का साइन हमेशा ये रहेगा। नाउ दिस इज बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर एंड दिस रिजल्ट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर, है ना। वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, बट है ये एडिशन, और ये डायरेक्ट किसका रिजल्ट दे रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो एज वी नो दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, तो हम लोगों को रिजल्टेंट पता है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर वी नो दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, this is the resultant of subtraction of a minus b and this is the resultant of addition of a plus b. So here what we can, delta p this is equals to again magnitude of p final and p initials are same, therefore p square plus p square minus 2ab cos of, now here angle is 120 degree, this is 120 degree। अगर हम बात करें cos 120 डिग्री तो cos 120 को अपन लोग लिख सकते हैं cos of 90 plus 30। Now since it is a 90 degree multiple तो cos sin में convert हो जाएगा। Now cos 120 is in second quadrant, तो it comes out to be minus of sin of 30 degree। Now again we can put this value, तो what we get, delta p this is equals to magnitude of delta p is under root of p square plus p square negative negative positive plus 2p square sin 130 is again 1/2, 2 cancel out, so what we get p root 3, again answer will remain same। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, हम लोग बजाय इसको 180 डिग्री टिल्ट करने के, रोटेट करने के, हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की हेड को ज्वाइन कर देंगे और फाइनल वेक्टर का जो एरो हेड रहेगा वो उस डायरेक्शन में रहेगा जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, वी कैन इजीली गेट द आंसर। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम आगे वाली इलस्ट्रेशन में चलते हैं। तो हम लोग अगर देखें कि लेट अस सपोज ये हमारे पास कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास एक नॉर्मल है। हमने क्या किया, हमने एक बॉल को रिलीज किया इन सच अ मैनर हैविंग मास m वेलोसिटी u in such a manner कि it makes it angle of 30 degree with the vertical। तो if this collision is supposed to be your elastic collision,
तो बॉल ने क्या किया, बॉल ने विदाउट लॉस इन एनर्जी ये उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, उतने ही एंगल पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, 30 डिग्री पे इंक्लाइन किया, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होके चली गई। ओके ना, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। नाउ अगेन पीआई हमारे पास, दिस वन इज पीआई 30 डिग्री, दिस वन इज पीएफ हाउ मच, again sorry, pi is m into u and pf is again m into u, but as we know we have to calculate change in momentum and change in momentum is pf minus pi। तो उससे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों को इनके बीच में एंगल पता होना चाहिए ना। नाउ दिस इज योर फाइनल वेक्टर, दिस इज योर इनिशियल वेक्टर, ये पे एक की टेल एक की टिप कंबाइंड है, तो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए आप लोगों को क्या करना है, इधर ज्वाइन दोनों की टेल और दोनों की हेड। अगर मैं इसको मोबिलिटी ऑफ वेक्टर्स का यूज करके आगे ड्रॉ कर दूं, प्लीज पे अटेंशन, तो क्या ये पी इनिशियल हो गया, आंसर है हाँ। क्या ये पी फाइनल हो गया, आंसर है हाँ। ये कितना डिग्री बना, 30 डिग्री, ये कितना बना 30 डिग्री, क्या ये 120 डिग्री हो गया, आंसर है यस। तो हम लोगों को चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को डायरेक्ट आंसर क्या आता है कि पी इनिशियल से पी फाइनल के बीच का हेड को, दोनों की हेड को कंबाइन कर दो। जितना वेक्टर ये होगा उतना ही वेक्टर ये बनाएंगे हम लोग, दोनों की हेड को कंबाइन कर दिया हम लोगों ने, और फाइनल एरो वेक्टर वो वाले की तरफ होगा जिसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, नाउ अगेन 120 डिग्री, तो अगेन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर व्हाट वी गेट, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सेम वही रिजल्ट आता चला जाएगा आप लोगों के पास। होपफुली आप लोगों को ये वेक्टर्स से चेंज इन मोमेंटम निकालना आया होगा। वेक्टर अप्रोच थोड़ा इजी बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए अगर हम लोगों को वेक्टर्स की बहुत अच्छी नॉलेज है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर चाहिए, जो कि जिसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कृपया करके इससे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की वीडियो को देखिए, और यू कैन इजीली फाइंड आउट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे चलते हैं अब हम लोग। तो हम लोगों ने देखा न्यूटन्स का सेकंड लॉ का रिजल्ट। सेकंड लॉ का रिजल्ट क्या कहता है कि F मस्ट बी इक्वल टू m इंटू ए। अगर हम बात करें F इक्वल टू m इंटू ए के बेसिस पर, तो डियर स्टूडेंट्स बड़े सिंपल से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग कि F दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। मान लो ये आपके पास कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास 10 किलोग्राम है। मैंने इस पे फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, तो जायज बात हम लोगों ने कॉमन सेंस लगाया कि ये इस डायरेक्शन में चलने लगा होगा तो इसके पास कोई ना कोई एक्सेलेरेशन आया होगा, वो भले कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल, F बाई एम, एंड व्हाट इज F 20, व्हाट इज M 10, तो व्हाट वी गेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन लेते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास वही ग्राउंड है, वही ब्लॉक है, अभी भी मास 10 किलोग्राम। अब हम लोगों ने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, मेकिंग सम एंगल ऑफ लेट्स से 37 डिग्री, और जो फोर्स लगा वो 10 न्यूटन लगा। अब हमने बोला कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने से पहले लेट अस सपोज एक और क्वेश्चन हम बना देते हैं, फिर उनकी बेसिक बताएंगे आपको। एक फोर्स ऐसे लगा 10 न्यूटन का, एक फोर्स ऐसे लगाया 20 न्यूटन का, ये 37 डिग्री के एंगल पर, ये 53 डिग्री के एंगल पर, वही मास 10 किलोग्राम। तो बोला इसमें भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, इसमें भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले फोर्स की कंपोनेंट करने हैं, और फोर्स की कंपोनेंट भी इस डायरेक्शन में करने हैं कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में हम लोगों को इजीली पता लग जाए। ठीक है ना। अब सिंस हम लोगों को पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी में हम लोगों को वेक्टोरियली ऐड करना है वेक्टर। बट अगर एक ही एक्सिस के लॉन्ग लग रहे होंगे, लेट्स से एक किसी भी ब्लॉक पे एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, इधर लग रहा है 5 न्यूटन का अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
तो वी कैन इजीली कैलकुलेट कि इस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा 5 न्यूटन और वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इसीलिए किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अब हम लोगों को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का यूज करके फोर्स के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेनी है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग इक्वेट कर देंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को अलग इक्वेट कर देंगे। लेट अस सपोज ऊपर जा रहा है वो 15 न्यूटन से, नीचे फोर्स लग रहा है लेट्स से 25 न्यूटन, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, ऊपर 15 नीचे 25, तो वो नीचे जा रहा होगा हाउ मच न्यूटन, 10 न्यूटन से इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल अप्रोच लगानी है कि ये फोर्स है, अब नीदर ये एक्स एक्सिस के लोंग लग रहा है नीदर ये वाई एक्सिस के लोंग लग रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस फोर्स के कंपोनेंट कर लेने हैं। चलिए, तो कंपोनेंट करने के लिए हम लोगों को रेजोल्यूशन आता है, इफ दिस इज 37 डिग्री, दिस इज वेक्टर हेड, तो अगर मैं एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दूं तो दिस इज ऑल्सो 37 डिग्री एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लोगों को पता है, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, जिस भी वेक्टर को ब्रेक डाउन करना है उसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया तो हम लोगों को देखा कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब हम लोगों को पता है ये एंगल के ये कितने हैं 10, तो ये कितने में ब्रेक डाउन हो जाएगा, दिस वाला इज cos थीटा, तो ये f cos 37 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड दिस वर्टिकल वाला f sin 37। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड्रॉ करूं फिगर को, तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, हाउ मच, 10 cos 37। एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हाउ मच, F या यू कैन से 10 sin 37। बस इसका मास कितना है 10 किलोग्राम। तो अगर हम बात देखें, सोचो क्या ये इस ग्राउंड के नीचे जाएगा, आंसर है नहीं। क्या ये इस सरफेस पे मूव करेगा, आंसर है हाँ। सरफेस पे मूव करेगा तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, दिस वन और दिस वन, आंसर है ये वाला। तो दिस वाला फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। तो हम लोगों को एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ गई, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो इसमें हम लोगों ने क्या देखना है, इसमें भी हम लोगों को ब्रेक डाउन कर लेने कंपोनेंट को। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दिस इज 10 cos 37 अगेन। ये वाला कितने में आ जाएगा, दिस इज 20 cos 53 अगेन। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका रीड्रॉ करें, तो इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 10 cos 37 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक फोर्स इधर लग रहा है 20 cos 37 53, और मास कितना है इसका 10 किलोग्राम। इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट नीचे लग रहा है 10 sin 37, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट नीचे लग रहा है 20 cos sin 53। तो हम लोग अपने दिमाग से थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस लगाए, थोड़ा लॉजिकल एनालिसिस करें, तो क्या ये ब्लॉक दोबारा से अंदर जाएगा ग्राउंड के, आंसर है नहीं। क्या ये इधर लेफ्ट में और राइट में मूव करेगा, आंसर है हाँ। अब बात करते हैं कि ये लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, तो हम लोगों को ये F1 और ये F2 में कंपेयर कर लेना है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा आ गया तो ये लेफ्ट में चला जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगर बड़ा हो गया तो ये राइट में चला जाएगा। तो इन दोनों का नेट फोर्स कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड गिव्स आउट टू बी योर एक्सेलरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग ये वाले क्वेश्चंस लगा पाएंगे। लगाने का एक ही सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले वेक्टर्स का जो भी फोर्स गिवन है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो हम लोगों को उनके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर हम लोगों को लॉजिकल एनालिसिस देखना है कि क्या वर्टिकल फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको मूव कराने के लिए, हॉरिजॉन्टल जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा वही फोर्स क्रिएट कराएगा एक्सेलरेशन में। होपफुली आपको ये सब क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आया होगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।